बॉटनी 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर यूनिट 2 प्रश्न 8 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए अनुलेखन, बी अनुवादन, सी प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की भूमिका। 50 बार बोले हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। उत्तर प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन्स अमीनो अम्लों के बहुलक हैं जो कि अमीनो अम्लों के आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़ने के कारण निर्मित होती है। प्रोटीन किसी जीव के जैविक लक्षणों के निर्धारण अथवा जैविक क्रियाओं के संपादन के लिए अति आवश्यक होती है। इसका निर्माण ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन दो स्तरों पर होता है। ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन प्रोटीन निर्माण क्रिया के दो भाग हैं। सामान्यतः डीएनए कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कि आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होने के साथ साथ उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। समझ रहे हो? प्रोटीन निर्माण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन निर्माण की क्रिया निम्नलिखित दो चरणों में पूर्ण होती है। ए अनुलेखन एवं बी अनुवादन। ए अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में पहुंचाना अथवा डीएनए के द्वारा एमआरएनए का निर्माण अनुलेखन कहलाता है। डीएनए में एमआरएनए का अनुलेखन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कोर एंजाइम एवं सिग्मा कारक सिग्मा फैक्टर से मिलकर बना होता है। अनुलेखन की प्रक्रिया के समय यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए श्रृंखला से जुड़कर डीएनए का अकुंडलीकरण कर देता है तथा डीएनए के एक स्ट्रैंड में एमआरएनए के संपूरक न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण प्रारंभ करता है तथा डीएनए की पूरी लंबाई में गति करके एमआरएनए की एक पूर्ण श्रृंखला बना देता है। Hey, y'all, come look at this. प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे ई कोलाई में केवल एक प्रकार का आरएनए का निर्माण करता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज विभिन्न प्रकार के आरएनए के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यह आरएनए का निर्माण करता है। 2 आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, यह एचएनआरएनए का निर्माण करता है। तीसरा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, यह 5S आरएनए एवं टीआरएनए का निर्माण करता है। ई कोलाई के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का अध्ययन करने पर पाया गया कि यह एंजाइम कुल 5 विभिन्न प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। एक 2 अल्फा श्रृंखला, दूसरा एक बीटा श्रृंखला, तीसरा एक बीटा 1 श्रृंखला, चौथा एक गामा श्रृंखला, पांचवा एक सिग्मा श्रृंखला। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इन 5 श्रृंखलाओं में से प्रथम 4 श्रृंखला मिलकर कोर एंजाइम का निर्माण करते हैं, जबकि सिग्मा कारक इसके साथ ढीले रूप से जुड़ने के पश्चात एक पूर्ण क्रियाशील एंजाइम का निर्माण करता है। सिग्मा कारक का प्रमुख कार्य आनुवंशिक संकेतों को डीएनए अणु से पहचान रिकॉग्निशन करवाने के पश्चात आरएनए पॉलीमरेज के कोर एंजाइम को समारंभन स्थल इनिशिएशन साइट के चयन के लिए निर्देशित करता है और अंत में एमआरएनए के निर्माण का समारंभन करता है। एमआरएनए का समारंभन होते ही सिग्मा कारक के डीएनए श्रृंखला से अलग हो जाता है तथा कोर एंजाइम एमआरएनए की श्रृंखला की लंबाई को बढ़ाने का कार्य करने लगता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बी अनुवादन ट्रांसलेशन। एमआरएनए प्रोटीन का निर्माण अथवा डीएनए से प्राप्त आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन की भाषा में अनुवाद करना ही अनुवादन कहलाता है। अनुवादन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। एक अमीनो अम्लों का सक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो अम्ल कोशिका द्रव्य में अक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। इन अमीनो अम्लों का सक्रियण एटीपी के द्वारा अमीनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम E1 की उपस्थिति में होता है और अमीनो एसिल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभन, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभन मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल से होता है जिसका कोडान AUG होता है। तू समझा? हाँ।
नहीं, तू समझा नहीं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभन निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। एक, फॉर्मिल मिथियोनिन टीआरएनए का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिलेटेड मिथियोनिन टीआरएनए। प्रोकैरियोट्स में सर्वप्रथम मिथियोनिन का फॉर्मुलेशन होता है। फॉर्मिलीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम मिथियोनिन एक विशेष प्रकार के टीआरएनए के साथ जुड़ जाता है। यह एपमेट टीआरएनए एपमेट फॉर्मिलेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोबिक अम्ल फॉर्मेट से क्रिया करके फॉर्मिलेटेड मिथियोनिन टीआरएनए एपमेट टीआरएमए एपमेट का निर्माण करता है। 2, एमआरएनए एवं राइबोसोम की छोटी उप इकाई 30S में बंधन एसोसिएशन ऑफ एमआरएनए विद 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। जब प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तब राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ अलग अलग हो जाती हैं। प्रोटीन निर्माण के समय सर्वप्रथम 30S उप इकाई एमआरएनए के प्रथम कोडॉन AUG के साथ जुड़कर 30S एमआरएनए कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस प्रक्रिया में तृतीय समारंभन कारक IF3 भाग लेता है तथा GTP ऊर्जा की आपूर्ति करता है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है 4, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की लंबाई में वृद्धि, एलोनगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन। 70S एमआरएनए एपमेट टीआरएनए एपमेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के पश्चात पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की लंबाई में वृद्धि अमीनो अम्लों के नियमित जुड़ने के कारण होता है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। एक, द्वितीय संक्रिय अमीनो अम्ल का अपने टीआरएनए सहित AA2 टीआरएनए राइबोसोम के A स्थल में जुड़ना। 2, पेप्टाइड बंध का निर्माण। पेप्टाइड बंध का निर्माण एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह एवं द्वितीय अमीनो अम्ल के अमीनो समूह के मध्य होता है। पेप्टाइड बंध के निर्माण के समय P स्थल पर उपस्थित एपमेट AA1 का समूह A स्थल पर उपस्थित NH2 समूह के साथ पेप्टाइड बंध बनाता है। इस प्रकार AA1 एवं AA2 आपस में जुड़ जाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 3, पेप्टिडिल टीआरएनए का A स्थल से P स्थल पर स्थानांतरण। पेप्टाइड बंध का निर्माण पूर्ण होते ही राइबोसोम एमआरएनए की श्रृंखला में दाहिनी ओर गति करता है, जिसके कारण A स्थल पर उपस्थित पेप्टिडिल टीआरएनए P पर आ जाता है और स्थल पर उपस्थित टीआरएनए राइबोसोम से बाहर आ जाता है। 4, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। पेप्टिडिल के P स्थल पर आने के कारण A स्थल रिक्त हो जाता है, अतः अब तृतीय अमीनो अम्ल अपने टीआरएनए AA3 टीआरएनए के साथ A स्थल से जुड़ जाता है। अब पुनः P स्थल पर उपस्थित अमीनो अम्ल AA1 AA2 A स्थल पर उपस्थित तृतीय अमीनो अम्ल AA3 कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर से पुनः पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि A स्थल पर कोई श्रृंखला समापन कोडॉन UAA UAG अथवा UGA नहीं आ जाता है। यह क्रिया RF1 एवं RF2 वियोजन कारक की उपस्थिति में होती है। 5, राइबोसोम की उप इकाइयों का विघटन। A स्थल पर श्रृंखला समापक कोडॉन्स के आते ही RF1 एवं RF2 सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण राइबोसोम का विघटन हो जाता है। परिणाम स्वरूप 30S 50S एमआरएनए फर्स्ट टीआरएनए एवं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जीव द्रव्य में स्वतंत्र हो जाती है। जीव द्रव्य में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कुछ रूपांतरण होते हैं। अच्छा। 6, स्वतंत्र पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का रूपांतरण। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के स्वतंत्र होने के पश्चात इसमें कई परिवर्तन होते हैं। सर्वप्रथम मिथियोनिन का डिफॉर्मिलेज एंजाइम की सहायता से होता है।
पॉलीपेप्टाइड राइबोसोम से पृथक होने के पश्चात फोल्डिंग प्रारंभ कर देते हैं और कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में जुड़कर त्रि-आयामी संरचना बनाती हैं। इस प्रकार प्रोटीन का अणु त्रि-आयामी संरचना ग्रहण करने के पश्चात एक क्रियाशील प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?